लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में जिस कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट है डिफरेंशियल कैलकुलेशन एज अ रेट मेजरर। कंसेप्ट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म आ रहा है और वो है dy/dx। इसी तरह जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो dv/dt, dx/dt ऐसे बहुत सारे जगह पे हमें इस टाइप का डिफरेंशियल कैलकुलेशन का टर्म यूज़ करना होता है। जब हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा तब वो कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर हमें मीनिंग ही समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ तो ये देखता हूँ कि उनके लिए फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं। बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स भी नहीं है, कुछ 2-3 टाइप्स के टर्म्स हैं, उनमें से ये एक है डिफरेंशियल कैलकुलेशन। अगर ये छोटा सा कंसेप्ट है, अगर इसको हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं या इसका मीनिंग अगर एक बार हमें समझ में आता है तो इसका यूज़ जब फिजिक्स हम स्टडी करेंगे तो उस वक्त अगर उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से हम अगर समझते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो भी है नीट या जेडब्ल्यू में बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही साथ इस टाइप के छोटे कंसेप्ट को अगर हम कंसेप्चुअली समझते हैं तो फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप एंजॉय करोगे। क्या है डिफरेंशियल कैलकुलेशन? चलो इसको हम इजीली समझते हैं। मान के चलिए कि एक इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी इक्वेशन जिस इक्वेशन में 2 टर्म्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक है x वेरिएबल और दूसरा है y वेरिएबल। ओके, ये दोनों वेरिएबल जो भी है वो एक में एक से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर कोई गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उस गाड़ी का मोशन होता है, अगर उस गाड़ी का मोशन स्टडी करते वक्त उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम नोट डाउन करते हैं, क्योंकि जब वो स्टार्ट हुआ, जब उसका मोशन स्टार्ट होने वाला है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा 0, उस वक्त उसका टाइम की वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि जस्ट मोशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकता है। कभी वेलोसिटी बढ़ेगा, कभी वेलोसिटी कम होगा। अब ये टाइम के साथ वेलोसिटी कैसा है, इंटरलिंक है। उसी तरह हम यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं, एक है x और दूसरा y, दे आर इंटरलिंक विथ ईच अदर। अगर x की वैल्यू चेंज होता है तो y की वैल्यू भी चेंज होगा, अगर x की वैल्यू कम होता है तो y की वैल्यू कम होगा। यानी एक इक्वेशन से ये दोनों लिंक है। और यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो इमेजिन दैट दिस वन इज द x एक्सिस और ये जो भी है ये y एक्सिस है। ओके, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे उस इक्वेशन के बेसिस पे एक ग्राफ हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि इस ग्राफ में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, सो ग्राफ इज लाइक दिस वन, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगा। इस ग्राफ के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर दिस ग्राफ। ओके, सो इस ग्राफ में हर एक x के लिए एक y की वैल्यू है और वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर कोई x की वैल्यू है तो उसके लिए एक वैल्यू है y की, लाइक दिस वन। ओके, अगर x की वैल्यू और बढ़ता है तो y की वैल्यू भी बढ़ रहा है, लाइक दिस वन। सो इन दिस वे फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, पॉइंट A, ओके, दिस इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट B, ये पॉइंट B है। अब पॉइंट A जो भी है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्मॉल x लेते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्मॉल y कंसिडर करते हैं।
ओके, पॉइंट बी पे जो भी x की वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे x प्लस डेल्टा x, और जो भी y की वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे y प्लस डेल्टा y। यानी दोनों पॉइंट में तो x की वैल्यू कितना बड़ा है तो डेल्टा x इतना बड़ा है दोनों पॉइंट पे। ओके, जब हम a पॉइंट से b पॉइंट तक तब जा रहे हैं तो उस वक्त व्हाट इज ऑफ चेंज इन अलोंग y एक्सिस डेल्टा y। सो ये जो भी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दिस इज द डेल्टा y, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी है दिस इज द डेल्टा x। तो मैं थोड़ा और इसको इजी करने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये जो भी वैल्यू दिख रहा है आपको, सो दिस वैल्यू इज अ डेल्टा x, और ये जो भी वैल्यू है दिस इज द डेल्टा y। अगर x में थोड़ा चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज होगा। ओके, सो डेल्टा x इतना अगर x में चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा y इतना चेंज हो रहा है। अब ये जो भी चेंज दिख रहा है हमें, तो इसको हम, क्योंकि x में चेंज हो रहा है तो y में चेंज हो रहा है, तो y जो भी है ये x के ऊपर डिपेंड है, y जो भी है ये x के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगर डेल्टा x इतना हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली डेल्टा y इतना चेंज हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, द रेट, इसको अच्छी तरह से समझो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, the rate of change of y with respect to x, the rate of change of y with respect to x is equals to delta y upon delta x। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी x का अगर वैल्यू थोड़ा चेंज करे तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है ये हमें देता है रेट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज दिस वन। ओके, अब ये रेट मिल गया। ओके, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, दिस इज अ a पॉइंट, दिस वन इज अ b पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, हम इसको c पॉइंट कंसिडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी रेट है दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस वन। सो ये स्लोप है इसका। ओके, इस स्लोप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट हियर स्लोप जो भी है, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा y की वैल्यू कितना है bc, और डेल्टा x की वैल्यू कितना है, इट इज अ ac। ये पॉइंट a है और ये c है, दिस इज अ ac। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इस स्लोप ने अगर एंगल किया है थीटा, तो वी कैन राइट हियर tan थीटा। ओके, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो tan थीटा क्या दे रहा है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो अब थोड़ा हम, ये स्लोप हमें बता रहा है कि y की वैल्यू कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें कौन दे रहा है, स्लोप, और स्लोप को हम tan थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे जो भी ग्राफ है, अगर एक्चुअल कर्व देखेंगे तो कर्व जो भी कर्व के इसमें जो भी रेट चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्लोप, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा x जो भी लिया था ये वैल्यू ज़्यादा लिया था। ओके, सो देखिए यहाँ पे अगर B पॉइंट पे देखता हूँ तो B पॉइंट पे जो भी कर्व है वो ज़्यादा स्टीफर है, यानी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और A पॉइंट पे वो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे इसका स्लोप कम है। तो इसको, ये जो भी स्लोप हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज नॉट प्रिसाइज, दिस इज नॉट एक्यूरेट फॉर दिस गिवन कर्व। गिवन कर्व के लिए जो भी हमने यहाँ पे रेट फाइंड आउट किया है, ये रेट एक्यूरेट नहीं है, इट इज़ नॉट प्रिसाइज। तो प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एग्जैक्ट रेट उस पॉइंट पे फाइंड आउट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा x की वैल्यू जो भी है वो कम से कम लेंगे, कम से कम लेंगे। जितना डेल्टा x की वैल्यू कम लेंगे आप, उतना डेल्टा y की वैल्यू भी कम होगा। ओके, तो उतना स्लोप जो भी आएगा वो प्रिसाइज होगा, वो प्रिसाइज होगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे होगा डेल्टा x और ये होगा डेल्टा y।
लेकिन इस केस में भी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। जो भी स्लोप आएगा क्या उसी तरह से ए से लेके उस नए पॉइंट तक स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहेगा क्या? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स जो भी हम मिनिमम ले रहे, ओके, फिर भी थोड़ा गैप है दोनों पॉइंट में, थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू ये 0 तक जाएगा, यानी कम से कम रखना है मिनिमम, यानी व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 उस वक्त जो भी रेट आएगा, ओके, दैट इज अ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वो मोर एक्यूरेट देगा। और इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो फॉर दिस अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, देखिए जो भी रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख पाते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो भी रेट है दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये जो भी है दिस इज एक्यूरेट। अब जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अगर यहाँ पे हम ये कंडीशन डाल रहे हैं, इसका मतलब है जो भी स्लोप आ रहा है इट्स स्लोप अप्रोचेस टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट जो के कंसिडर करें ए और बी, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे है। अगर एक ही पॉइंट पे है तो उस वक्त जो भी स्लोप आ रहा है इट इज इक्वल टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए, ओके, इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट आएगा, सो दैट टेंजेंट एट पॉइंट ए रिप्रेजेंट द स्लोप। सो देयरफॉर यहाँ पे वी कैन राइट हियर द स्लोप जो भी आएगा, ओके, when this condition achieve, so that is the slope is equals to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equals to dy by dx. So this is gives the slope at that point A. उस पॉइंट पे एग्जैक्टली स्लोप कितना है वो हमें ये दे रहा है dy by dx. So this is called as the rate of change of y with respect to x at that point A. ओके, ये जो भी है ये दे रहा है हमें स्लोप, और स्लोप जो भी है इट इज नथिंग बट द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ए। सो हमेशा याद रखिएगा कि एग्जैक्टली ए पॉइंट पे y और x में क्या रिलेशन है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है एट पॉइंट ए, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन dy बाय dx। ओके, सो ये था बेसिक डिस्कशन। अब इसको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेट करते आना चाहिए। अब कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी पॉइंट पे रेट क्या है y का विथ रिस्पेक्ट टू x ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देंगे। ओके, तो एग्जांपल कैसे, देखिए यहाँ पे HC वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें से मैं ये डायग्राम ले रहा हूँ। ओके, तो मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं दो किताबें यूज़ कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा सर, और सेकंड DC पांडे सर की जो किताब है फॉर JEE, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। दोनों किताबें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेस्ट है। अगर आप नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, दोनों में के कंसेप्ट आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में वो उन्हीं दोनों बुक का मेरा रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो उनकी किताब में से जो भी लिया है, अब हमें टास्क ये दिया गया है यहाँ पे कि हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी पॉइंट A, पॉइंट P और पॉइंट D, इन तीनों पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, और जो भी वेरिएशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सो ये वो ग्राफ है। ओके, सो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, दिस इज दैट ग्राफ, दिस इज दैट कर्व। ओके, सो अब ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो एट पॉइंट ए पॉइंट पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा, इस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए उस कर्व को। अब टैंजेंट कुछ इस तरीके का होगा। ओके, इस टैंजेंट ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल किया यहाँ पे, सो इट्स अ θ1।
थीटा 1 इतना एंगल किया है। ओके, सो एट पॉइंट ए स्लोप क्या होगा? सो स्लोप जो भी है इट इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है, पहले -2 था अब 2 है, चेंज कितना हुआ है? सो 2 + 2 यानी 4, यानी सी बी इसकी वैल्यू आएगा 4 और ए सी इसकी वैल्यू कितना आएगा? अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ है? सो ये जो भी वैल्यू है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 हम कंसिडर करके चलेंगे, ये परफेक्ट स्केल पे नहीं है, यहाँ पे हम 5 कंसिडर करके चलेंगे। सो स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ है? 5, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है? सो दिस इज अ 4। सो एट पॉइंट ए स्लोप की वैल्यू होगा 5/4, ओके, और ये आप tan थीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा 1, वही आंसर आएगा अगर ये आपको एग्जैक्टली पता है तो। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो भी है, सेकंड पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ पी पॉइंट। सो पी पॉइंट पे यानी सॉरी पी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा? 0। ओके, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो स्लोप की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू इस केस में 0 है, सो देयरफॉर जो भी स्लोप आएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। सो एट पॉइंट पी इस ग्राफ इस कर्व का एट पॉइंट पी जो भी स्लोप है एट पॉइंट पी इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं डी पॉइंट। ओके, सो डी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा? देखिए डी पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस टेंजेंट पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए आप, ओके, एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितना है? 10, वाई की वैल्यू कितना है? 5, ओके, ये 4 से ऊपर है तो हम 5 कंसिडर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितना है? 14, वाई की वैल्यू कितना है? 0। तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है? 4, अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना चेंज हुआ है? 5, ओके। जब ये x की वैल्यू बढ़ रहा था तो y की वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ओके, y की वैल्यू कितना क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्लोप आएगा वो 100% नेगेटिव स्लोप आएगा। सो देयरफॉर स्लोप एट पॉइंट डी, ओके, टू दैट कर्व इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दैट कर्व एट पॉइंट डी इट इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू जो भी है वो निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है y की वैल्यू कम हो रहा है। सो देयरफॉर डेल्टा y की वैल्यू आएगा -5 और डेल्टा x की वैल्यू आएगा 4, क्योंकि 10 से लेके 14 तक वो बढ़ा है, तो दिस इज इक्वल्स टू -5/4। तो इस पॉइंट पे जो भी स्लोप आ रहा है उस कर्व का वो नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी कर्व का अगर x की वैल्यू बढ़ रहा है और y की वैल्यू कम हो रहा है, ओके, उस वक्त स्लोप जो भी आएगा इट्स अ नेगेटिव स्लोप। अगर x की वैल्यू बढ़ रहा है और y की वैल्यू भी बढ़ रहा है, उस केस में दोनों की वैल्यू बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेट कितना भी हो, ओके, लेकिन उस वक्त जो भी स्लोप आएगा इट शुड बी पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू बढ़ रहा है और y की वैल्यू ये कांस्टेंट है, y की वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट है, वो ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है, उस केस में स्लोप जो भी रहेगा वो 0 रहेगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है, ओके। अब एग्जांपल के तौर पे आप खुद इस टाइप के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और स्लोप डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बाइक का एग्जांपल लिया था, जैसे वो स्टार्ट होता है, ओके, टाइम वर्सेस वेलोसिटी आप ग्राफ का प्लॉट कर सकते हो, या जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिस्प्लेसमेंट भी इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो।
सिंपली अगर मैं बोलूँ एक एग्जांपल के तौर पे, सुबह 9 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक दोपहर के, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है सराउंडिंग का, अगर ये नोट डाउन करते हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये अगर नोट डाउन करते हैं आप, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। कुछ ग्राफ वो पहले जो ग्राफ था इसी तरह के ग्राफ रहेगा, लाइक दिस वन। अगर हमने यहाँ पे लिया टाइम और यहाँ पे लिया हमने टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो भी ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे एग्जैक्टली 0 नहीं रहेगा ये, ओके, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा। 9 बजे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप 9 बजे स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ टेम्परेचर रहेगा, ओके। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो ग्राफ इज लाइक दिस वन। पहले टेम्परेचर कम रेट से बढ़ेगा, बाद में टेम्परेचर ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, इन दिस वे, ओके, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो ये था डिस्कशन अबाउट द डिफरेंशियल कैलकुलस। बहुत बार इसका यूज़ होता है, जब इसका यूज़ होगा आगे मैं जब पढ़ाऊँगा तो इसका वहाँ पे भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से करके ही दूंगा, ओके। सो नेक्स्ट, अब किस टाइप के ग्राफ्स आते हैं, या उसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया, ओके, स्क्वायर दिया गया। इस स्क्वायर का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मान के चलिए L है, यानी हर साइड की वैल्यू कितना रहेगा, L रहेगा। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया कितना होगा बेटा? सो एरिया और लेंथ ये दोनों एक में से रिलेटेड रहेंगे, दोनों एक में से रिलेटेड रहेंगे, ओके। और इन दोनों में रिलेशन कैसा है? द रिलेशन इज दिस वन, A इज इक्वल टू L स्क्वायर, दिस इज फॉर द स्क्वायर, ओके। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ये सिंपल रिलेशन है, हमें पता है। हमें ये भी पता है कि अगर मैं थोड़ा भी वैल्यू L का बढ़ाता हूँ तो एरिया चेंज होगा, अगर थोड़ा भी वैल्यू मैं L का कम करता हूँ तो भी एरिया चेंज होगा। मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ A एंड वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ A, नो डाउट, ओके। अगर लेंथ चेंज करते हो तो एरिया चेंज होगा, ये दोनों एक में से इंटर रिलेटेड है। अब इन दोनों में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डेफिनेटली पहले जिस टाइप का ग्राफ आया, नेचर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसी तरह का कर्व हमें मिलेगा व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन L अलोंग एक्स एक्सिस, A अलोंग वाई एक्सिस करके देखते हैं तो ये ग्राफ आप प्लॉट करके देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल यूज कैसे करना है हमें वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ इसका थोड़ा बढ़ाते हैं, पहले L था, अब मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ थोड़ा और बढ़ा दूंगा यहाँ तक। सो लेंथ कितना से बढ़ाया हमने? डेल्टा L से, ओके। डेल्टा L से लेंथ इसका बढ़ चुका है। स्क्वायर ये इनिशियल लेंथ कितना था? L, अब लेंथ कितना हो चुका है? L प्लस डेल्टा L, ओके। क्या एरिया के ऊपर इफेक्ट गिरेगा? द आंसर इज दैट यस। पहले एरिया कितना था? A था, अब एरिया कितना हो जाएगा बेटा? सो A प्लस डेल्टा A। सो डेल्टा A जो भी है, ये जितना एरिया इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू है, चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसी रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस डेल्टा A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में L प्लस डेल्टा L का स्क्वायर, ओके। इसको हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे। सो A प्लस डेल्टा A इट इज इक्वल्स टू A प्लस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, सो L स्क्वायर प्लस ट्वाइस L डेल्टा L प्लस डेल्टा L स्क्वायर, ओके। अब थोड़ा देखिए, A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर था, ओके। सो देयरफॉर डेल्टा A इज इक्वल्स टू 2L डेल्टा L प्लस डेल्टा L का स्क्वायर। अब इसमें से डेल्टा L को हम कॉमन निकालेंगे और वो टर्म जो कॉमन निकाला है वो हम इस साइड लाएंगे। सो डेल्टा A
अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल प्लस डेल्टा एल. Okay, so this is the rate of change of area with respect to length is equals to twice L plus DL. जब डेल्टा L टेंस टू 0, ओके, जब आप डेल्टा L को बहुत कम लेते हैं तो उस वक्त अगर डेल्टा L टेंस टू 0, उस वक्त ये जो भी आएगा, ओके, सो 2L प्लस डेल्टा L, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2L. अगर डेल्टा L टेंस टू 0, अगर इसकी वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं या ऑलमोस्ट 0 है, तो उस केस में इस टोटल टर्म की वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस L. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर वन इक्वेशन. दैट इक्वेशन इज लाइक दिस वन, dA by dl इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा L टेंस टू 0. Okay, so delta A upon delta L, this is equals to, okay, जैसे कि हमने देखा है कि delta L if tends to 0, then this term become a 2L, so therefore ये पूरा टर्म कितना आएगा, 2L. So here final equation we can write here. So dA by dl is equals to twice L. So this is a very important equation. यानी ये क्या दे रहा है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल. तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक इक्वेशन को समझ सकते हैं अच्छी तरह से. जब दो वेरिएबल्स एक में के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों वेरिएबल्स थे, एरिया और लेंथ. अगर लेंथ चेंज होता है तो एरिया चेंज होगा, नो डाउट, ओके, लेकिन किस रेट से चेंज होगा, वो रेट यहाँ पे आ गया निकल के 2 टाइम्स ऑफ एल. यानी आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे इसको कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को और इजी यानी शॉर्टकट्स जो भी होंगे वो आगे देखेंगे हमें. तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी रेट है एरिया का चेंज होने वाला विद रिस्पेक्ट टू एल, इट्स अ 2 टाइम्स ऑफ एल है, 2 टाइम्स ऑफ एल. तो इस तरीके से फिजिक्स के कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट जो भी है यहाँ पे सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस. जब हम कंसिडर कर रहे थे अभी तक कि x और y ये दोनों वेरिएबल है और ये दोनों एक में के ऊपर रिलेटेड है. अगर x की वैल्यू चेंज होता तो y चेंज होगा, y की वैल्यू चेंज होता तो x की वैल्यू चेंज होगा. अब कुछ कॉमन स्टैंडर्ड ग्राफ्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ओके. तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स कैसे आएंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज अगर y इज इक्वल्स टू mx है, ओके, y इज इक्वल्स टू mx, सो y इज इक्वल्स टू mx वेयर m इज कॉल्ड एज एन स्लोप, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, ओके. सो m इज अ स्लोप, x और y ये दोनों कैसे डिपेंडेंट रहे देखिए. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके. सो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कुछ इस तरीके का है. सेकंड जो इक्वेशन है वो हैगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. उसका ग्राफ अगर देखेंगे तो इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, स्लोप वही है लेकिन इंटरसेप्ट जो भी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ. यानी मीनिंग क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी अगर हम कंसिडर करते हैं, वह c इज अ कांस्टेंट, ओके. अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो उस वक्त x इज इक्वल टू m इंटू 0 0 हो जाएगा, c आ जाएगा. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी वैल्यू है दिस इज इक्वल टू सी वैल्यू, और c इस केस में पॉजिटिव रहेगा, ओके. c की वैल्यू कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. दिस इज द नेक्स्ट वन. तो हम इजीली स्लोप इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर थीटा पता है तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. नेक्स्ट वन, यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्योंकि देखिए ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है हमारे कर्व, ओके. सो ये जो भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सेम इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो भी कांस्टेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके. x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू आएगा c आएगा, लेकिन वो जो भी है नेगेटिव आ रहा है, यानी c की वैल्यू इस केस में नेगेटिव होगा,
ओके, तीनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स है। नेक्स्ट ग्राफ अगर हम देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन सेम है, स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन स्लोप अगर देखेंगे तो नेगेटिव है। तो इसमें m की वैल्यू नेगेटिव है, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा y की वैल्यू इस केस में कम हो रहा है। ओके, x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y की वैल्यू यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे c पॉजिटिव है लेकिन स्लोप जो भी है वो नेगेटिव है। ओके, दिस वन। नेक्स्ट ग्राफ जो भी है, इट्स अ पैराबोला। इक्वेशन बहुत बढ़िया है, ग्राफ भी बहुत अच्छा दिखता है हमें। x इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वेयर। ओके, उसी तरह और एक इक्वेशन हम आगे जाके देखेंगे कि y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वेयर। उसका कैसे आएगा यहाँ पे देखिए। जैसे जैसे x और y ऐसे इस रिलेशन से वो एक के साथ इंटर रिलेटेड है, और इनका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप ये घर पे करके देख सकते हो। ग्राफ पेपर लीजिए और y की वैल्यू सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो x की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे k जो भी है वो कांस्टेंट है। ओके, ये पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू मुझे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करना है, 1 का स्क्वायर होगा 1, सो x की वैल्यू आ जाएगा k। तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ेंगे, y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो x की वैल्यू होगा 4k इन दिस वे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। अगर y की वैल्यू में निगेटिव सब्स्टिट्यूट करता हो -1, तो भी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, y की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करता हो तो -2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा, यानी 4k। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज द 2 वैल्यू ऑफ y। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्राफ ये आएगा। दिस इज अ पैराबोलिक नेचर है, सो ये पैराबोला यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह अगर x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वेयर है तो इस टाइप का पैराबोला आएगा। नेक्स्ट वन, यहां पे ऊपर का जो भी है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर है। ओके, सिमेट्री कहाँ फॉर्म हो रहा है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसके पहले के केस में सिमेट्री कहाँ पे फॉर्म हो रही थी? अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही थी, यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस है। वो इक्वेशन कैसा था? x इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वेयर था। ओके, ये है, ये जो भी ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, और ये जो भी ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वेयर, ये दोनों पैराबोलाज है। नेक्स्ट वन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर कुछ इस तरीके का है, या x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, x की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा, ओके, तो उस वक्त y की वैल्यू कितना होगा ये हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस ग्राफ। नेक्स्ट वन इज अ सर्कल, ये बहुत बार यूज होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज अ रेडियस। ओके, आप x और y की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो हमेशा आपको एक सर्कल यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह इलिप्स का भी कुछ ग्राफ इस तरीके का आएगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a एंड b आर द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अगर दोनों की वैल्यू सेम होते तो ये 100% सर्कल बनता और इक्वेशन आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो पहले लिया था। तो a सेमी मेजर है, b सेमी माइनर एक्सिस है, और b इज ऑलवेज लेस देन a। ओके, यहाँ पे एक इलिप्स फॉर्म हुआ। अगर a इज लेस देन b रहता तो ये जो भी इलिप्स ऐसे फॉर्म हो रहा है ये ऐसे फॉर्म होता। ओके, कुछ इस तरीके का इलिप्स फॉर्म होता है। उस केस में b जो भी है वो सेमी मेजर एक्सिस बनेगा और a जो भी है सेमी माइनर बनेगा, अगर a इज लेस देन b अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स बहुत बार आने वाले हैं। जैसे जैसे ये इक्वेशन आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के एक्स, के इज अ कांस्टेंट। तो कुछ ग्राफ इस तरीके का वो आ रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो इस तरीके से जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कैलकुलेशन आता है तो उसका मीनिंग बहुत होता है। ओके, कंसेप्चुअल अगर देखेंगे तो बहुत बार हम ऐसे टर्म्स यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, सो dv बाई dt, उसके बाद ds बाई dt, ओके, सो d फाई बाय
डी फाइव बाई डी एक्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। इनका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग इतना ही है कि ऊपर की क्वांटिटी जो भी है यानी ऊपर का जो भी वेरिएबल है कि नीचे के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो किस रेट से नीचे के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो रेट ये दे रहा है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन रेट मेजरर। ओके, सो ये था कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन एज अ रेट मेजरर। कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है ताकि फिजिक्स हमें अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्कआउट दिए, आप घर पे ग्राफ्स को प्लॉट करके देख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आने वाले 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल मोशन जब स्टडी करेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होने वाला है। लगभग हर चैप्टर में इसका यूज़ होगा। तो इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स नीट वालों को आना चाहिए। ओके, इन डिफरेंशियल के रिलेटेड कुछ फार्मूलाज है, फार्मूलाज आप किसी भी बुक्स में देख सकते हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है वो हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।